नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप ये समझ लीजिए एक टॉपिक या जो आपके जहन में चल रही है, मन में जो बात चल रही है, जो द्वंद्व है कि सर हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए और यदि हम फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाते हैं तो क्या इस टाइम के अंदर संभव है 6 माह के अंदर कि हम अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, और यदि हम अच्छी तरीके से तैयारी करें तो कैसे संभव हो सकती है और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस टॉपिक का कितना वेटेज है और कितना वेटेज रह सकता है और हम किस प्रकार से पढ़ते जाएं कि काम हो जाए। ये हर एक विद्यार्थी के मन की इच्छा रहती है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा और बहुत खुले मन से, दिल से, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं मेरे अनुभव से उतनी करूंगा। रीट की भर्ती आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि रीट लेवल फर्स्ट की भर्ती में जो पद आए हैं उसमें बैकलॉग है ज़्यादातर भूतपूर्व सैनिकों के पद, मगर वो उस पदों में यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो वो पद उसी कैटेगरी के लोगों को मिलेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मगर अभी जो पद है वो 850 के आसपास पद ही मेल के लिए है, बाकी दिखने के लिए भले ही वो 4500 पद हैं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। रीट का जो लेवल 2 है उस लेवल 2 में सामान्य शिक्षा के कोई पद है ही नहीं, अर्थात वो पूरी तरीके से संस्कृत शिक्षा के पदों से है और उसमें पदों की संख्या है वो कहने की जरूरत नहीं है मेरी ख्याल से। यानी बीएड वाले जो लोग हैं उनके लिए तो लगभग काम रहा ही नहीं है। उनके पास में एक विकल्प है कि वो सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट आई है पहले उस पोस्ट की तरफ टारगेट वो कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड के 6500 पद थे और इसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोशल साइंस के 401 पद थे एसएसटी के। यदि कोई बीएड है, मेरा ये मानना है कि बीएड कर चुका है और अभी तक एमए नहीं किया है, तो उसके लिए इससे बेहतर विकल्प है वो सेकंड ग्रेड है, उसे टारगेट करना चाहिए। यदि वो हिंदी वगैरह से है तो सब्जेक्ट से करे, और यदि उसके पास सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं है तो फिर आपके सीधी सी बात है आपके पास एसएसटी रहती है, तो एसएसटी से आप तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां आप बेहतर रहेंगे। मेरा एक जनरली सजेशन है, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। इससे पहले एक बहुत अच्छी भर्ती आई थी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी आरपीएससी की, और इस भर्ती के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो तो 3225 पद निकले थे, और जिसमें से पॉलिटिकल साइंस के जो पद थे वो 350 पोस्ट थी। बहुत बढ़िया पोस्ट, हिंदी के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा पोस्ट थी वो पॉलिटिकल साइंस की थी। और उस समय मैंने विद्यार्थियों को कहा भी था, यूट्यूब पे मेरा वीडियो आप देख लें, मैंने यही कहा था कि आप टारगेट यहां रखिए, बाद में आप रीड सेकंड ग्रेड की तरफ भले ही जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, भर्ती आए तब देख लेना, जब तक आप उस तरफ मत जाइए, क्योंकि ये मार्केट अपनी बात कर रहा है। ये कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले आपके गुरु बात ये कर रहे थे कि साहब 20,000 आएगी, 30,000 आएगी, और लोगों को घेटा बना रहे थे। अभी भी उन लोगों ने बंद नहीं किया है, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि रीट लेवल सेकंड की जो भर्ती आएगी सामान्य शिक्षा की, उसमें बहुत सारे पद आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, मैं क्लियर कहता हूं, साफ कहता हूं। मुझे पता है मार्केट में ये बात कहने से मेरे हजारों दुश्मन हैं और खड़े होंगे, होने दो। मुझे तो केवल यह है कि एक विद्यार्थी के चेहरे पर जिसमें ना कोई खुशबू, ना कोई रौनक, ना कोई, आप ये समझ लीजिए कि फूल, उस कांटों पर मुझे, उस पर कांटों की जहालत मुझे देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत ऐसी देखी नहीं जाती। आपके जो हालत है ना, क्योंकि मुझे पता है सपने सबके यहां थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुनाह नहीं था, मगर जो आपके साथ किया गया वो गलत है। अब उस पर अपन कुछ कर नहीं सकते, तो अपन टारगेट, मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि पीजी हैं आप और किसी सब्जेक्ट में हैं तो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करो सबसे पहले। पीजी नहीं है तो यहां टारगेट करिए बीएड वाले, और आपके पास बीएसटीसी हैं तो फिर आपके पास विकल्प ही हैं, इसलिए यहां टारगेट करिए। और साथ में सी टेट की वगैरह भी एग्जाम दीजिए मेरे कहने से,
वहां यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पीआरटी वगैरह में, वहां पर नवोदय में, केवी में, दिल्ली अधीनस्थ में वगैरह, आपको जितने भी यूटीज वगैरह में स्कूल्स हैं उसमें आपको अच्छा मौका मिल जाएगा। और मेरा कहना मानिए, वहां भी टारगेट करिए। राजस्थान केवल आपका ऐसा नहीं है कि आप जागीर समझकर यहाँ बैठ जाओ, ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए व्यवस्थाएं बदलती है, लोग बदलते हैं और फिर हम निराश होते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा जैसा अभी आपके बीच हुआ, बहुत अच्छी तरीके से पता है। 2 दिन पहले मैंने कल वीडियो इस पे डाला, मैंने इस पे बात भी की विद्यार्थियों से। मैंने ये नहीं कहा, ये मोटिवेट मैं नहीं कर सकता कि ईमानदारी रखो, कड़ी मेहनत करो, वैसे करो वैसे करो। ये बातें मेरे लिए ना तो मुझे ठीक लगती है, ना मैं मानता हूं विद्यार्थी को भी ठीक लगती है। मैं विद्यार्थियों को कई बार कहता हूं, मैं आपके लिए कहीं भी दुश्मनी लेनी पड़े तो मुझे लेने में कोई ऐतराज नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के केवी नवोदय में पद नहीं निकले, मैंने बहुत अच्छे से बात लोगों के सामने रखी और मैं कहता हूं लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, मैं तो लड़ नहीं सकता। बस वह आपको करना पड़ेगा। पहले जो भर्ती हुई उसमें सबसे पहले सवाल फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उस पर मैंने उठाया कि विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार से 65 पेज का पेपर दे दो और 3 घंटे में करने को कहो तो विद्यार्थी नहीं कर पाता। क्या है, कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। तैयारी और नहीं करने की तैयारी की बात ही नहीं, मगर नाटक करने वालों नाटक भी किए। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कहता हूं, पर मेरा यह है कि विद्यार्थी हित की बात करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। क्योंकि कम से कम आप डरिए, भगवान से डरिए। मुझे पता है मार्केट में आपके इन बातों से, लोगों के चुपड़ी बातों से आप ठग सकते हैं, लोगों को, विद्यार्थियों की भावनाओं से खेल सकते हैं, मगर आप कभी भी एक खुदा के घर में सफल आदमी नहीं बन सकते। इसलिए थोड़ा सा सच बोलना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए। क्योंकि कोई लोग यहाँ है तो फिर वो यहाँ के बच्चों को चिपकाना चाहते हैं, यहाँ है तो यहाँ चिपका। यहाँ से पद तो 401 है भाई। भीड़ कितनी आप जानते हैं? 8.5 लाख लोग हैं यहाँ रीट किए हुए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दोनों जगह पर आप देखें तो, है ना। यहाँ लगभग 3 लाख लोग हैं रीट लेवल फर्स्ट में, भीड़ है ना। यहाँ वो भीड़ नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी होपलेस हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का पिछला पेपर देखकर, उनको लगने लगा कि अब स्थिति संभलेगी नहीं, क्योंकि आप दुकानों के चक्कर में थे, 5-5 हजार पेज के नोट्स पढ़ रहे थे, नोट्स में कुछ और था, पढ़ाया कुछ और जा रहा था, देखा कुछ और जा रहा था, परोसा और कुछ जा रहा था, बातें कुछ और हो रही थी। 5-5 हजार सवाल के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में एक सवाल पेपर में नहीं आए तो गलती विद्यार्थियों, केवल विद्यार्थी की या पेपर की नहीं है, उनकी भी है जिन्होंने पढ़ाया था। मानना कि नहीं मानना उनकी मर्जी है, क्योंकि उनको तो सॉरी बोलने से काम चल जाता है। लोगों ने बोला और पीछे हो गए। मैं उन पर बातें आज नहीं करने आया, पर मैं इतना कहूंगा कि कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली गेहूं बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। मुझे बात जो करनी है और सच बात जो है वही बात करूंगा। आज बात ये करूंगा कि यदि आप ये ज्वाइन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, किस तरीका, कौन सा व्यूज रखें, कैसे आप आगे बढ़ें कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि 6 महीने का जो टाइम है आपके पास, इसको आप कम नहीं समझे, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का यदि आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके पास 6 महीने का टाइम जो है वो कम टाइम कहें, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, यदि विद्यार्थियों लोकल एंड अर्बन गवर्नमेंट के इलेक्शन बीच में फंसे तो यह भर्ती आगे जाने की संभावना भी रहेगी। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है टेक्निकल इश्यू होगा तो ही बात करूंगा। मुझे लगता है कि एसआईआर होने के बाद में क्लियर बात है कि इलेक्शन करेगी, गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, हाई कोर्ट के निर्देश हैं, ज्यादा आप नहीं खींच सकते गैर संवैधानिक तरीके से। और चुनाव करवाएगी तो 3 महीने का टाइम लगता है। लोकल गवर्नमेंट के 2 चरण 3 चरण में तो चुनाव करवाने ही पड़ते हैं। उस चरण के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता है कि डिस्टर्ब होते समय एक टाइम, विशेष टाइम में चलना पड़ता है, तो आपको 3 महीने का टाइम वो खा लेता है रिजल्ट तक, है ना। तो 3 महीने का टाइम वो लगता है। तो इसी दौरान यदि चुनाव होते हैं अप्रैल मई जून में,
तो अप्रैल मई जून आपके लिए ये रिजर्व हो सकता है। तो मई में एग्जाम की डेट है तो जून तक जा सकती है, जुलाई तक ये एग्जाम जा सकते हैं, जुलाई अगस्त तक यदि खिंचकते हैं तो कोई इसकी गारंटी नहीं है, मैं कोई ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, जनरली मुझे लगता है, मैं उस मेरे लगता है उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो आपके पास अभी तो ये टाइम तो है ही, और इस टाइम में आप यदि मैनेज करके बढ़िया तरीके से टारगेटेड पढ़े तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड नहीं देना है, देना ही है, क्योंकि जब ये आप पढ़ेंगे तो इसके साथ पॉलिटिकल साइंस सेकंड ग्रेड में भी है, पब्लिक एड तैयार हो जाएगी, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगी, थोड़ी बहुत सोशियोलॉजी के टॉपिक भी है, फिलॉसफी भी है, यहाँ बहुत कुछ आपका तैयार हो जाता है पॉलिटिकल साइंस में। यदि आपने समझकर पढ़ा है, अच्छी तरीके से अच्छे लेक्चर से पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें वो फिलोसॉफिकली अच्छी तरीके से आपको माइंड सेट करता है। और अच्छे से ही पढ़ना है, देखकर पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, और जो समझा रहा है उससे पढ़ना है। रटा हुआ काम नहीं आएगा, और आता तो पिछली बार आ जाता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चर्चा पेपर में वो सवाल वापस पेपर में जोड़ने से, नोट्स अपडेट करने से नोट्स नहीं होता। प्लेटो 2500 साल पहले हुआ था, और आज तुम प्लेटो को अपडेट कर रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है प्लेटो को अपडेट करने की। प्लेटो जो पढ़ाया हुआ है वो आपका नॉलेज है, दोबारा 2 सवाल और प्लेटो के जोड़कर फिर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है। हॉब्स, लॉक, रूसो उस समय हो गए थे, आज आप क्या अपडेट कर रहे हो? आप अपनी जगह छोड़ रहे हैं, आपको पता नहीं था, छोड़ रहे हैं, वापस सवाल आया वो जोड़ के वापस डाल रहे हैं। अरे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपने नोट्स के अंदर लाइनें लिख लिख के, लाइनें लिखवा के, टाइप करा के, बाद में लोगों का ये एविडेंस है ये, और बाद में लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये पेपर हमारे पास पुराने नोट्स पड़े हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तोतलो, कुछ तो ध्यान रखो, कम से कम कुछ तो ध्यान रखो कि भाई आपके एक, मैं कह रहा हूं मोरलिटी है, नैतिकता, एथिक्स है, कुछ लेवल। हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, पढ़ा कुछ और रहे हैं, नोट्स कुछ और दे रहे हैं। क्या काम के नोट्स भाई आपके? नोट्स वही काम के हैं जो किताब पढ़ाई जाता है क्लास के अंदर, उसके नोट्स है तो काम के हैं। मगर मैं आपसे एक बात कहूंगा, बहुत सिंपल बात कहूंगा, कि बेहतर पढ़ने का जो विकल्प है वो बुक्स है। किताब से बेहतर कुछ भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है बुक से अच्छा, चाहे कितना भी कोई बढ़िया पढ़ाता है। हाँ, कुछ चीजों में समझना पड़ता है, तो वहां समझदारी, जो पढ़ाने वाला समझा के पढ़ा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, तो उसे पढ़ना चाहिए। बाकी तो देखो, खुदा जब हिफाजत की हया ठान लेता है तो मकड़ी के जाले की चादर तान लेता है। अगर वो जिंदगी लिख दे तो समंदर जगह दे देता है, और मौत लिख दे तो मच्छर जान ले लेता है। बाकी तो उसके हाथ में है, अपने हाथ में क्या है? उसमें तो कुछ है नहीं ऐसा कि अपन ऐसा कर लें, कुछ कर लें। मगर एक जनरली मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल बातों में कहना चाहूंगा कि बुक्स, मगर सेलेक्टिव, कौन सी बुक्स पढ़े? विद्यार्थी के दिमाग माता सा, मार्केट में लोगों ने तो 6-6 हजार पेज के नोट्स उतार रखे, 4-4 हजार पेज के नोट्स दे रहे हैं, किताबें, बुकलेट। मैं कभी नहीं कहता, जो आरपीएससी एविडेंस नहीं मानती उन किताबों से पढ़ने का मतलब अपनी जिंदगी खराब करना है, और कभी मत पढ़िए, वो कभी मत पढ़िए, मेरा कहना मानिए। कोई कभी काम नहीं आएंगे, और लोगों को पता है जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि उसमें से यदि लाइन उठ गई थी आपको पता नहीं चलेगी, और यदि आपने किताब पढ़ी है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कुछ याद रहेगा और आपके काम आएगी बातें। इसलिए बेहतरीन विकल्प है वो किताब है। और उसके बाद यदि आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे तो समझना है और मैं एबीसीडी से शुरू करना चाहता हूं, मैं तो शुरुआत से देखना चाहता हूं, तो जो लेक्चर बढ़िया पढ़ाता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नहीं कहता पॉलिटिकल पॉइंट करिए, कोई जरूरी नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट। पॉलिटिकल पॉइंट पर तो जाकर एक बार क्लासें देख लीजिए, ओपन है 30 से, कोई नहीं रखता 30 से 40 क्लासें ओपन, मेरी ओपन पड़ी है। इंडियन पॉलिटी ओपन, कॉन्सेप्ट ओपन, मेरे नोट्स ओपन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो न्यू क्लासेस चल रही है वो टोटल ओपन, और अभी कोर्स चल रहा है। 80% कोर्स हो चुका है, 20% अभी तक बाकी है। इंटरनेशनल की क्लासेस 7-8 हुई है, बाकी अभी आएगी। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, वो आएंगे। इंडियन थिंकर में केवल विवेकानंद बाकी है, वो आएगा।
जो चीजें बाकी है वो बाकी है, वो अपने आप क्लियर चल रहा है, टॉपिक जैसे जैसे आते रहेंगे, देख के आप लीजिए। भूमर में मत फंसिए, मार्केट में लोगों के एजेंटों के चक्कर में फंसकर लोगों ने लाइफ खराब की। फोन आते हैं मेरे पास, क्या करते हैं कुछ लोग, उसके उनके वो कहते हैं ना शरण स्पर्श करने वाले भी होते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। मगर कैसे पढ़े? अब मैं आपसे जो अब सीधी बात करने आया हूं, कैसे पढ़े? तो पहले तो विद्यार्थियों, आप पेपर को, जो हमारा सिलेबस है उसको निकालकर बहुत बढ़िया तरीके से एक बार सिलेबस को पढ़िए। आप आइडिया बनाने से पहले बहुत जहन में तय करिए कि मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, और फिर सिलेबस को एक बार नहीं 3-4 बार पढ़िए, और पढ़कर उस सिलेबस को डिवाइड करिए। एक उसमें थिंकर है, बहुत अच्छी तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, थिंकर्स। दूसरा, उसके अंदर विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट एंड थियरी, मैं देखो थियरी बाद में लिख रहा हूं। उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके टॉप यूजी, पीजी, सीनियर सेकेंडरी लेवल वगैरह भूल जाओ, पेपर में इस प्रकार के लेवल नहीं देखे जाते। इसलिए मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको इस प्रकार से डिवाइड करना पड़ेगा 5 पार्ट में अपने सिलेबस को। थिंकर, सबसे पहले 2 प्रकार के थिंकर है, एक है इंडियन थिंकर और एक है वेस्टर्न थिंकर, या मैं वेस्टर्न थॉट लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, विचार या आइडियोलॉजी। इंडियन थिंकर में आपके पास में 8 थिंकर है, उसमें एक है कौटिल्य। बहुत बढ़िया तरीके से एक बार इन सिलेबस को मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझ लीजिए और कॉपी में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है। विवेकानंद, तिलक, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया। एक रह गया, कौन सा रह गया भाई? अरविंद। अरविंदो, ये आपका सिलेबस सही है ना? 8। अब इसमें आपको एक बात बताऊं, आपको क्या करना चाहिए। कौटिल्य को बहुत बढ़िया तैयार करना चाहिए, और विवेकानंद और तिलक, आइडियोलॉजिकली ये विवेकानंद, तिलक और अरविंद को बहुत बढ़िया से पढ़िए। यहां से सवाल 100% आने हैं। ये 4 सवाल तो आप क्लियर समझिए। एक सवाल गांधी से आप समझ लेना, गांधी और लोहिया और अंबेडकर, इनमें से कोई एक सवाल बैठता। बाकी देखिए आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा ध्यान रखना है। अरविंदो से सवाल आएगा, 100% आना है। विवेकानंद से आएगा, कौटिल्य से आएगा, ये क्लियर बात है, आना है। कौटिल्य से सवाल आना है तो आना है। इस पूरे के 8 में से सवाल आते हैं, लगभग 6 से 7 सवाल आते हैं आपके क्वेश्चन इसके अंदर। या तो 6 सवाल आते हैं या 7 सवाल आएंगे इंडियन थिंकर। 8 आ जाए तो कोई ये मत समझिए कि आपने कहा था सर। लगभग मेरा ये मानना है कि इतने सवाल आते हैं, तो एक आध छूट जाएगा, तो नेहरू छूट जाएगा, लोहिया छूट जाएगा, ऐसा छूट सकता है। मगर गांधी नहीं छूटेगा, कौटिल्य नहीं छूटेगा, अरविंदो नहीं छूटेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये कभी नहीं छूटेंगे। मैं जो बात कह रहा हूं, हर बात कहने की जरूरत नहीं है। जो बातें आप समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि किताब पढ़ना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो किताब आती है वीपी वर्मा की, बहुत अच्छी किताब है वर्मा की, आप ला सकते हैं। उसमें केवल आपको कौटिल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्राचीन है। कौटिल्य के लिए आप अलग से किताब ले लीजिए, कुछ किस भी, या मेरे जो नोट्स ओपन पड़े हैं वहां से प्रिंट निकाल दीजिए, ऐप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे इसमें सबके नोट्स ओपन है लगभग, तो आप आराम से निकाल कर पढ़ लीजिए। उसमें कोई उसका पेमेंट नहीं देना। यदि वीडियो देखोगे तो पेमेंट देना है, नोट्स का कोई है ही नहीं। नोट्स तो फिर ये भले ही पढ़ो, नोट्स पढ़ने से क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं जो आप पढ़ रहे हो जिससे, उसके नोट्स पढ़ने हैं, और वो पढ़ने हैं जो क्लास में है।
कई लोग क्या करते, पढ़ाते कुछ है, नोट्स में कुछ है, किताबें कुछ है, बताते कुछ है, तो विद्यार्थी तो गया काम से, कोई उसका मतलब ही नहीं। यदि कोई विद्यार्थी, मैं पढ़ा कुछ रहा हूं और नोट्स में कुछ और दे रहा हूं, तो उस नोट्स का कोई मतलब, वो नोट्स है ही नहीं ना, वो नोट्स है ही नहीं। सच बात तो ये, वो नोट्स है ही नहीं, वो तो पेपर है जो कहीं से कॉपी निकाल के कट पेस्ट करके सेलेक्ट किया, कट किया, दूसरे पेज पे फेंका, बहुत होता है। अब कहो तो कल मैं 5000 पेज दे दूं आपको, ऑनलाइन बहुत पड़ा, इसमें कौन सी कोई शक है। चैट जीपीटी का जमाना है, 2 मिनट में कहिए, आपको हर एक का नोट्स मिल जाएगा। वो काम थोड़ी आते हैं, वो काम आते हैं जो पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसी के नोट्स दिए जाते हैं। और मैंने इसमें डाल रखे हैं, केवल इसमें एक टॉपिक हमारा बाकी है, वो है विवेकानंद का, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा तब दे देंगे, ठीक है। जो एक एक बाकी रखा है, इसके पीछे रीजन है। आप ये मत सोचिए कि मैंने कोई एक क्यों रखा पीछे, ये मत सोचिए, मैंने जानबूझकर रखा, और मेरी मजबूरी भी है, नहीं रखूंगा तो मैंने लोगों को देखा है क्या करते हैं वो लोग। वेस्टर्न थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। देखो, ये आप कभी भी पढ़ो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी पढ़िए, इसको मर्जी आए तब, मगर ध्यान रखो, कौटिल्य पढ़ रहे हैं तो कौटिल्य के क्रमवार पढ़िए, और जब अरविंद पढ़ रहे हैं तो अरविंद को पढ़िए, ठीक है ना। इसमें कब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तारतम्यता की जरूरत नहीं। जैसे तो आप पहले अंबेडकर पढ़ लो, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट ये थिंकर है, इसका कोई एक दूसरे के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए नहीं। मगर वेस्टर्न थिंकर लंबवत है, इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। सबसे पहले प्लेटो ही पढ़ना पड़ेगा, प्लेटो के बाद आपको एरिस्टोटल पढ़ना पड़ेगा, एरिस्टोटल के बाद आपको मैकियावेली पढ़ना पड़ेगा, इसी बीच आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, होली एम्पायर है ना। होली एम्पायर आपको मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि रोमन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के पतन की भी मध्यकाल, जिसको डार्क बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका काम अच्छे से होगा नहीं। उसके बाद में हॉब्स, लॉक एंड रूसो, ये तीनों सामाजिक समझौतावादी विचारक है, कर्मिकता से पढ़ने होते हैं। और उसके बाद में विद्यार्थियों जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल से पहले एक थिंकर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में तो नहीं है, पहले था बेंथम, अब हटा दिया है, मगर वो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आपको जॉन स्टुअर्ट मिल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने बेंथम के 2 क्लासें डाल रखी है, नोट्स भी लिखवाए, क्योंकि जो उपयोगितावाद है, उस उपयोगितावाद पर जो टोटली ऑब्जेक्शन है, भाई जो अपनी मां का दूध पीने के बाद जो गधा लात मार देता है अपनी मां को, ये गधा है वो, जिसने बेंथम से सीखा और बेंथम को लात मारी। ये उपयोगितावाद का अंत है, तो उपयोगितावाद आपको देखना पड़ेगा। तो यहां थोड़ा सा एक है मार्क्स, मार्क्स समाजवादी व्यक्ति है, वैज्ञानिक समाजवादी है, मगर इससे पहले आपको थोड़ा सा हीगल वगैरह को देखना पड़ता है। हीगल इसका बेस है, मैंने ईगल तो अलग से नहीं पढ़ाया, मगर इस क्लास में मैंने आइडियोलॉजी पहले थोड़ी सी ईगल की स्टेब्लिश की है। और ईगल वेस्टर्न थिंकर में सबसे हार्ड थिंकर माना जाता है, और इंडियन थिंकर में अरविंदो को बहुत हार्ड माना जाता है जनरली, है ना, लोग ये मानते हैं। इसलिए मैंने ये क्लासेस सब ओपन रखी हैं, ताकि आप आराम से इन क्लासेस को देखने के बाद लगे कि कितना बढ़िया तरीके से अरविंदो पढ़ाया है। तो जिसने अरविंदो पढ़ाया है उसको गांधी तो खेल है, कोई मतलब ही नहीं है ना। और फिलोसॉफिकली कई लोग क्या गांधी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं उनको कहता हूं, यार क्यों लोगों से साथ मजाक कर रहे हो, हैं? ये गांधी है क्या? ये गांधी की पॉलिटिक्स है। और पूछ रहे हैं गांधी का आइडिया, ये आइडिया है, आइडिया पढ़ना है हमारे को, आइडियल उसकी थॉट पढ़ना है, न कि उनके हमारे को उनकी घटनाओं को पढ़ना है। कई लोग घटनाओं पर ही टिके रहते हैं, फिर कहते हैं सवाल नहीं आते, आएंगे कहां से। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा, और इसमें से 8 से 9 सवाल आते हैं और आएंगे। ये जितने थिंकर है, लगभग एक थिंकर एक सवाल को कवर करेगा। मैकियावेली छूट जाता है कई बार, छोटे थिंकर प्रैक्टिकल यथार्थवादी थिंकर है। बाकी ये हरेक से एक थिंकर से एक सवाल आना है तो आना है। और 8-9 सवाल जो है, ये केवल 8-9 सवाल नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी आपका कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी है, ये पूरी इस पर ही टिकी होती है। यदि वेस्टर्न थिंकर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट पहले पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले वेस्टर्न थिंकर पढ़ना शुरू करो, पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास वेस्टर्न थिंकर की, और इस कर्मिकता से पढ़ो। उसके बाद
कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट के बाद थ्योरी पढ़ो, और थ्योरी के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वगैरह ये पढ़ो। ये पढ़ने का तरीका भी है। कई लोग पहली बार पढ़ते हैं, लिखते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अरे भाई, राजनीतिक सिद्धांत पहले तो यहां से आइडियाज ली पढ़िए, आइडियाज के बाद में आइडियोलॉजीज पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, और उसके बाद में आप उसको थ्योरी पढ़िए, ताकि समझ में आएगी। उल्टा क्यों चल रहे? किताब लिखती है वैसे मत चलिए। हमें पॉलिटिकल साइंस बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझ का सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है। इसमें एक भी बात रटनी नहीं पड़ती हिस्ट्री की तरह, इकोनॉमिक्स की तरह इसमें आंकड़े कहीं नहीं है। ये कंप्लीटली थॉट है, जहन में उतरेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे मेरी क्लास आप ओपन है, देखिए 3-3 घंटे की क्लास है, और आप एक क्लास को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पिक्चर बता रहा है। मैं कह रहा हूं ये तो आपको डिसाइड करना है। मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि साहब समझ में आ रहा है, अब आता नहीं आता वो तो आपको खुद डिसाइड करना, देख मेरे कहने से नहीं मानना है, अब देख के तय करना। पॉलिटिकल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके देखोगे, पता चल जाएगा कैसे पढ़ाया गया। तो पहले वेस्टर्न थिंकर। अब आप कहेंगे साहब इसमें यदि किताब पढ़े तो एक किताब लानी, एक किताब, या तो सुब्रतो मुखर्जी की किताब आती है वो ले आओ, या पीडी शर्मा की किताब ले आओ। आपको जो भी किताब मिलती है वो ले आइए, उसमें सभी थिंकर है, एक भी बार नहीं, बस एक किताब। पासबुक मत लाना, किसी के नोट्स मत पढ़ना, कोई काम नहीं आएंगे, वो लोग अपडेट करके डालते हैं, कुछ काम की नहीं है। और मेरे जो नोट्स हैं वो तो मैं इसलिए कह रहा हूं लेना, पर देखते हो तो लेना, नहीं तो कोई काम नहीं आएंगे। यदि आपको ये चीजें, यदि आप मेरी क्लासेस लेते हैं तो साथ में नोट्स रखिए, हर एक के नोट्स डाल रखे, जैसे क्लास से लिए वैसे के वैसे नोट्स हैं, जैसे जो क्लास में लिखा रहा हूं वही नोट्स में लिखे हुए हैं, स्टूडेंट ने लिखे हैं वो, इसलिए क्लास देखना जरूरी है। स्टूडेंट के लिखे हुए नोट्स को मेरी तरफ ऐसे मत सोचिए कि ये एकदम इसने लिखा, हाँ समझते हुए लिखिए, और कोई चीज नहीं लगती है तो उसमें जोड़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से सबसे पहले तैयार करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये आप इतना करने पर आप 2 तैयार कर लेंगे, लगभग 15 सवाल आपके तय हो जाएंगे। 15-16 सवाल तैयार हो जाते हैं, और 15-16 सवाल का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 120 सवाल 30 सवाल में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद आता है विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सबसे महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, स्टेट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक स्टेट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 2-3 सवाल आते हैं अकेले से, क्योंकि बड़ा भी ऐसी बात नहीं है। इसमें स्टेट का कार्य लिखना है, प्रकृति लिखनी है, और प्रकृति के बाद में उसका वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन तक का भविष्य लिखना है। और इसके साथ में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टेट की आत्मा है जिसको अपन कहते हैं संप्रभुता, और संप्रभुता के बाद बहुलवाद, इसकी आलोचना है, इसलिए इसको आलोचना करनी है। फिर है शक्ति, सत्ता और वेदता, ये नए जोड़े हुए हैं, ये पहले नहीं थे, मगर ये अभी पढ़ना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक करना है। और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसका इमोशनल आध्यात्मिक स्टेट का रूप, जिसको राष्ट्र बोलते हैं, राष्ट्रवाद। ये नया है राष्ट्रवाद, पहले राष्ट्रवाद नहीं था, राष्ट्रवाद नहीं था, शक्ति सत्ता वेदता में ये नहीं था, मगर ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो इसको बहुत अच्छी, वेस्टर्न भी और इंडियन भी। कुछ लोगों के तो जहन में क्या है कि यूट्यूब फेसबुक चलता है, कई कहते हैं भारत माता है, और कौन सा देश है जिसको माता कहते हैं? बहुत है, माता क्यों नहीं है? 10वीं किताब में लिखा हुआ, जर्मनी का नाम जर्मेनिया पर पड़ा है, जर्मेनिया माता है। तो कोई भारतीय माता है? ये तो नेताओं के भाषण और यूट्यूब सॉलिड में रहते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरोपियन और गैर यूरोपियन देशों के अंदर, जिसके पर मैंने 3 क्लास है मेरी, बहुत बढ़िया तरीके से आपको इन चीजों को देखना है। इसमें से सवाल आएंगे 2 से 3-4 सवाल यहाँ से उठ जाते हैं कहीं ना कहीं, संप्रभुता से, शक्ति सत्ता से, या स्टेट प्रकृति से, है ना, उदारवादी। स्टेट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए 8-10 क्लास है मेरी स्टेट अकेले पर। क्या मानते हैं उदारवादी, क्या मानते हैं समुदायवादी, क्या मानते हैं आदर्शवादी, क्या मानते हैं, सबकी मैंने बहुत अच्छी तरीके से, मार्क्सवादी स्टेट के बारे में क्या सोच रखते हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है स्टेट। स्टेट पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार,
और नागरिकता। 100% एक एक सवाल इसमें से आएगा। यदि आपने ये तैयार कर लिया है और आइडियोलॉजी आपकी तैयार है बहुत अच्छी तरीके से, तो यहां आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और इनमें से लगभग विद्यार्थियों 10 से 12 सवाल उठते हैं और बढ़िया कैटेगरी के उठते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के उठते हैं। और कोई विद्यार्थी बढ़िया तरीके से पढ़ता है तो 8-9 सवाल बढ़िया अच्छे तरीके से कर लेता है, उसमें कोई शक भी नहीं, यदि वो ढंग से पढ़ता है। बाकी देखो, अपना पढ़ने का तरीका है और वहां आपको अपने तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। आप कहेंगे साहब हम ये चीजें कहां से पढ़े? एक तो ज्ञान सिंह संधू की किताब है राजनीतिक सिद्धांत, वो ले आइए। और वो नहीं ला सकते तो एस.एल. वर्मा की किताब आती है, विद्यार्थियों मार्केट में मिल जाएगी आपको। ये किताब उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करके किताब आती है, मेरे पास पुरानी किताब भी है उसकी, बढ़िया किताब है। तो ये नई एडिशन है, इसमें सब टॉपिक लगभग मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और, आप कहेंगे सब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिले तो क्या करें? मैं बड़ा सिंपल तरीके से कहता हूं कि आप ऑनलाइन इग्नू वगैरह के नोट्स निकाल के पढ़ सकते हैं। किताब पढ़िए, इग्नू की किताब अच्छी किताबें मानी जाती है। इग्नू ही ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी थी जिसने बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को मटेरियल प्रोवाइड करवाया, तो ऑनलाइन मिल जाता है, उसको देख सकते हैं। मगर पढ़ना है तो किताब से पढ़ना है, किसी के नोट्स से कोई ऐसा निकाल के यूं मत पढ़ना है ना। मेरा एक जनरली आप ये मत सोचिए कि साहब इन्होंने बहुत अच्छे फैक्ट लिखे हैं, फैक्ट नहीं रटे जाते हैं, नहीं याद रहते हैं, और याद रहेंगे नहीं। आपको हजारों किताबें लिख दी, आपको थोड़ी याद रहेगी। जिसने बहुत अच्छी तरीके से किताबों को समझाया है वो किताबें आप कर पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार कर, उसके बाद विद्यार्थियों आपको पढ़ना है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत में सबसे पहले तो यह है कि सिद्धांत क्या है, इसकी बात आपको करनी है। अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र के साथ में परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत। अब ये परंपरागत आधुनिक तब पढ़ोगे ना जब आपको व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद सब आ जाएगा। इसमें सिद्धांत का पतन, पतन के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण है ना, ये उत्तर व्यवहारवाद है। पतन, ये पतन जो है इसका मतलब है कि जो व्यवहारवाद आया है वो व्यवहारवाद है। तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये आपके टॉपिक है। इसमें 2-3 सवाल बनते हैं, कई सवाल ठीक भी हो जाएगा और कई बार ये सवाल गलत भी हो जाएगा। व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद से आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सिद्धांतों में कोई बड़ी लंबी परिभाषा पूछ ली तो गड़बड़ हो जाएगी, और विशेषताएं पूछते हैं तो यहाँ ठीक हो जाती है। तो यहाँ जो 3 सवाल आते हैं लगभग, उन 3 सवालों में से 1-2 सवाल आराम से विद्यार्थी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है कई बार इसमें अच्छे भी सवाल आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। ये इस किताब में है ना, अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, और नहीं आपको उस पर ज्यादा, क्योंकि देखो जितना आपके पास 4-5 किताब से ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में मटेरियल का रिवीजन बहुत जरूरी है। आप उसको समझोगे नहीं और रिवीजन नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं टीचर का सिलेक्शन करने में भले ही टाइम लगा लो 10 दिन, मगर सिलेक्शन करने के बाद में उसको छोड़ो मत। मगर यदि कचरा पकड़ रखा है तो तुरंत छोड़ दो। 2-4 हजार का भीड़ लग गई तो लग गई, ये समझ लीजिए कि, क्योंकि लाइफ खराब करने से मतलब नहीं है। यदि कहीं मान लीजिए आप जुड़ गए, धोखा हो गया, और उसके बाद लगता है कि साले ने पढ़ाया कुछ है, नोट्स कुछ और है, दे कुछ और रहा है, तो फिर छोड़ दीजिए। सवाल कवर नहीं हो रहे हैं। मुझे कई एक स्टूडेंट का मुझे कहा, साहब ये तो आपके पहले के पढ़ाए हुए हैं, स्वतंत्र समानता। अरे भाई पहला क्या होती? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, समकालीन परिप्रेक्ष्य में जितनी डेप्थ में पढ़ाया, एक भी सवाल इस बार नहीं, इससे ज्यादा क्या डेप्थ में पढ़ाएगा आदमी। और मुझे पता है विद्यार्थी कितना डेप्थ में जा सकता है। इसलिए जितना बेहतर पढ़ाया नोट्स हैं, और उसको यदि नोट्स में कोई बात आपको लगती है कि ये समझ में नहीं आई, घोड़ा करके सीधा टीचर को पूछिए, जो अपना टीचर है, मुझे पूछ लीजिए। अरे भाई कोई नहीं दबाव देता, मैं तो डायरेक्ट बात करता हूं, विद्यार्थी से सीधी बात करता हूं। सब विद्यार्थियों को पता, मुझे कहते हैं लोग साहब आप हमारे को वापस कॉल करते हैं, बात करते हैं। मैं कह रहा हूं मैं विद्यार्थी से बात नहीं करूंगा, विद्यार्थी की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? केवल दुकान और कपिल शर्मा का शो थोड़ा ही चल जाएगा।
यहां तो बात करेंगे तो विद्यार्थी की प्रॉब्लम टीचर समझेगा, बीच का एजेंट थोड़ा ही समझेगा। टीचर से तो बात ही नहीं होती विद्यार्थी, और आता है टीचर तो दांत निकालता है, नाटक करता है और कहता है ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे कर दो, मेरा भाई ऐसे किया, मेरा पापा ने ऐसे किया। ऐसे नहीं चलता है। और विद्यार्थियों में जो बात मुझे पता है आपके जहन में कोई कड़वी लगेगी, किसी का कोई अंधभक्त होगा तो उसको बहुत बुरी लगेगी, मगर बुरी लगने से अच्छी लगने की बात नहीं है। बात यह है कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो आपको बोलनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अब इसके साथ कुछ विद्यार्थियों बहुत अच्छे मॉडर्न टॉपिक जो वास्तव में देखा जाए तो आज के युग की बहुत इंपॉर्टेंट मांग भी है, और पिछले सवाल आए भी हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल में सवाल नहीं आए, पिछली बार सवाल लगातार उसके आए, मगर इस बार सिलेबस में वो टॉपिक डाल दिए गए और बहुत अच्छे टॉपिक हैं। एक तो है विद्यार्थियों उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। एक है उत्तर संरचनावाद, एक उत्तर उपनिवेशवाद है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट में नया डाला है, मगर है उनके साथ, इनके साथ चलेगा वो। एक है बहुसंस्कृतिवाद, बहुत बढ़िया, हर एक बार टॉपिक इससे सवाल पूछे हैं पिछले, और 2-3 बार पेपर हुए, आरपीएससी ने सवाल तो यहां से पूछ रही है मगर सिलेबस में नहीं था। एक है विद्यार्थियों कॉस्मोपॉलिटिक्स इन सार्वदेशिकता, नारीवाद, सवाल नारीवाद से भी पूछे हैं लगातार, आपको पेपर देख लीजिए, मगर लिखा हुआ नहीं था। एक है ग्रीन पॉलिटिकल थियरी, ग्रीन पॉलिटिकल थियरी, ये इस बार नए के नाम से है मगर है अच्छी, बढ़िया तरीके से। इसमें से मैं आपको बता दूं 5 से 6 सवाल हैं, और 5-6 सवाल एक एक टॉपिक से एक एक सवाल आएगा। नारीवाद से आना है, बहुसंस्कृतिवाद से आना है, और उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावादी एक जैसा ही है। आप पढ़ेंगे थोड़ा पता चलेगा, मैंने पढ़ाए रखे क्लासेज है, अभी ओपन भी कर दूंगा, देख लेना। नोट्स भी डाल रखे हैं उसके, मेरे हाथ से लिखकर, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे हाथ से खुद नोट्स बनाकर डाले, ये आप देख लीजिए। तो इन्हें ओपन भी कर दूंगा मैं, इसलिए आप ओपन भी देख सकते हैं, क्योंकि देखने के बाद खरीदें, क्योंकि पहले खरीद लें फिर देखें, क्या देखें, कोई मतलब ही नहीं है, फिर आदमी फंस जाता है, स्टूडेंट है। तो यहाँ ओपनली कर लूंगा मैं, आराम से देख लीजिए। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके समझ के टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं है, एक बार समझ लोगे, वीडियो देख लोगे, बातें समझ में आ जाएगी। कोई आपको ये नहीं सोचना है कि साहब ये बातें समझ में नहीं आएगी। अब आपके जहन में आती है कि साहब इसके लिए हम कौन सी चीजें पढ़ें, तो मैं तो आपको एक बात कहूंगा, बहुत सिंपल बात कहूंगा, इग्नू के जो नोट्स हैं उसमें सभी चीजें लिखी हुई, उसके नोट्स निकाल दीजिए, टॉपिक लिख के उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर, कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं। कोई नई किताब ऐसी लिखी हुई है नहीं बढ़िया तरीके से, और एंड्रयू हेविड वगैरह की किताब है, तो उन किताबों के अंदर विद्यार्थियों ट्रांसलेटेड किताब कोई बढ़िया किताब है नहीं, समझ में तो आती नहीं, लाके राजी होना है तो वो भले ही चमकती बहुत बढ़िया है, वो आप रख सकते हो, बाकी लास्ट में उससे आपका उत्तर ढूंढ लोगे और सवाल कर लोगे, ये मुझे नहीं लगता है। हाँ, कुछ समाजशास्त्रियों ने जरूर किताबें लिखी है, मगर वो किताबें आपके काम आएगी नहीं। मैं आपको कह दूं सुधीर पचौरी के लिए उत्तर यथार्थवाद वगैरह, उत्तर आधुनिकतावाद, तो आपके काम आएगी नहीं, है ना, बढ़िया किताब नहीं है। एक जरूर अपने किताब है इनकी, एसएल दोषी की किताब है, सोशियोलॉजिस्ट है, वो सोशियोलॉजी में चलती है, और ये सभी टॉपिक है ना, ये सोशियोलॉजी के साथ जुड़े हुए। ये पॉलिटिकल साइंस में कहां से आए हैं, सोशियोलॉजी से आए हैं, ये सोशियोलॉजी से पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश किए हैं। तो इनमें खासतौर से समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है ना, साहित्य के परिप्रेक्ष्य में इनको मत पढ़ना, नहीं तो क्या यहाँ उत्तर आधुनिकतावाद में डरिंडा वेरिंडा पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा ये इस संदर्भ में, डरिंडा तो रहेगा ही, वो तो सीधी सी बात रहेगा, है ना, मगर आपको थोड़ा सा इन चीजों को जिस संदर्भ में पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, वो थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही यदि आप मेरे नोट्स को देख लेते हैं तो उसके सिवाय और कुछ पढ़ने की जरूरत मुझे तो नहीं लगती, और दूसरी जगह इससे ज्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। मेरा एक सोचना है, बाकी डिसाइड आपको करना है, मुझे 5 से 6 सवाल इसके आने हैं, और उन सवालों को आप कर लेंगे तो विद्यार्थियों आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ थ्योरी है विद्यार्थियों इसके साथ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस के अंदर कुछ थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी पहले से ही हम पढ़ा। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम, डेविड डिस्टन का है पॉलिटिकल सिस्टम,
जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण, इसके साथ चलता था आमंड पॉवेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। पहले था, अभी निकाल दिया, पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक में आपके ये चीजें क्लियर हो जाती है कि राजनीतिक संस्कृति क्या है। ये आपको कॉन्सेप्ट पहली बार आमंड ने यूज किया है, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगी कुछ चीजें, इसलिए मैंने वो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पढ़ाया है, आपको अन्यथा नहीं लेना है इस चीज को। एक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, बहुत बढ़िया तरीके से पहले भी था। एक है राजनीतिक संस्कृति, पहले से भी थी सिलेबस के अंदर और बढ़िया टॉपिक है। एक है राजनीतिक सामाजिकरण, मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि राजनीतिक सामाजिकरण नहीं पढ़ाएंगे तो राजनीतिक संस्कृति समझ में नहीं आएगी। और ऐसे ही आमंड पढ़ोगे ना, आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति, ये आपको पढ़ना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ा है जो आजकल हमारे यहां से गायब हो रहा है, वो है सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी का मतलब समझे, हम हमारा अतीत, हमारी परंपराएं, हमारी व्यवस्थाएं, हमारा सौहार्द, हमारे भावनात्मक रिश्ते, सब कुछ पैसों में बह रहे हैं। तो ये जो सामाजिक पूंजी है, ये सामाजिक पूंजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, मजा आएगा इसको पढ़ोगे तो, आपका मतलब सोच बदलेगी इसमें, ये कोई प्रॉब्लम। एक है राजनीतिक आधुनिकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये नहीं था पहले, होना चाहिए था। और एक विद्यार्थी है लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण। ये जो है, इस टॉपिक को आपको देखना है और इसमें से हर एक से एक एक सवाल आएगा, जिसमें कुछ तो क्लियर है। एक तो इस टॉपिक से क्लियर आएगा, 100% आएगा, 100% आपको यहां से सवाल उठेंगे। ये सवाल आपके 100% उठने हैं, यानी आप समझ लीजिए कि इसमें 5 सवाल, 4 सवाल 100%, 5 सवाल 6 सवाल तक उठ सकते हैं। बढ़िया करोगे तो 5-6 सवाल ये क्लियर हो जाएंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सीबी गैना की किताब आती है, उसमें मिल जाएगा, केवल सोशल कैपिटल नहीं मिलेगा, बाकी ये पूरे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है ना, लगभग पूरे आ जाएंगे। और लोकतंत्र पढ़ोगे तब लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी कि डेमोक्रेटाइजेशन होता कैसे, लोकतंत्र में लोग कैसे प्रवेश करते हैं, क्या तरीके हैं, है ना। तो ये बहुत स्पेशल है, थोड़ा सा इसको छोड़कर बाकी उसमें मिल जाते हैं, और ऐसे कोई है तो उसको निकाल भी सकते हैं टॉपिक। और ऐसे ये जो है, ये मैं कह रहा हूं एसएल वर्मा की किताब में दिए हुए हैं, इसलिए वहां भी आपको एसएल वर्मा की जो थ्योरी की किताब मैंने कही है, उच्चतर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, वो किताब से आपका काम लगभग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इट्स ओके, यहां कोई प्रॉब्लम मेरी ख्याल से नहीं है। अब विद्यार्थियों, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ना है समझ में आ रही, इस टॉपिक ऐसे पढ़ना है, ये भले आप कंपैरेटिव के साथ पढ़ लीजिए मगर थ्योरी के साथ पढ़ना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, उसमें आपके 5 कॉन्स्टिट्यूशन हैं। एक है विद्यार्थियों यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये पहले ही थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट और दुनिया का सबसे सरल संविधान है जापान, सबसे सरल संविधान, बहुत सरल संविधान है। तो ये जो है, इसमें छोटा इसका है मगर सेकंड नंबर ये है, बड़ा सिंपल है कॉन्स्टिट्यूशन। आप पढ़ोगे तो ये लगेगा जापान का संविधान लोगों के लिए लिखा गया है, ना कि वकीलों के लिए लिखा गया। तो इन 5 की आपको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसकी कार्यपालिका, इनकी व्यवस्थापिका और इनकी न्यायपालिका आपको पढ़नी है। इसमें 3 देश जो ये हैं, इन देशों को आपको पॉलिटिकल पार्टी पढ़नी है और प्रेशर ग्रुप्स पढ़ने हैं। इन तीनों के, इनके प्रेशर ग्रुप नहीं पढ़ने, ऐसे यहां प्रेशर ग्रुप्स है भी नहीं जाता, ठीक है ना। यहां आपके काम करते हैं। फ्रांस में पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनली आपको पता है सेक्शन 4 में है, और यहां विद्यार्थियों यूके, यूएस में आपको पता है, यूएस में प्रेशर ग्रुप्स बहुत है, लॉबिंग के मामले में कांग्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इनके आपको पढ़ना पड़ेगा। और इनका ऊपरी तरीके से तो अपने को देखना है ही, मगर यदि गहराई से, जैसे पिछली बार सवाल आया है, ऐसा सवाल आता है तो वो कैसे होगा भी नहीं, क्योंकि फिर आपको कोई सब तो याद रहेंगे नहीं, इतना गहराई से फैक्ट पूछ लो तो याद होगा भी, होता भी नहीं है, किसी से भी नहीं होगा। ये कोई आपकी बात नहीं है, मेरी बात है, तो ये पढ़ना है। इसके साथ आपको देखना है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के साथ अधिनायकवाद। अब यहां देखो, एक बात मैं बताऊं,
अधिनायकवाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आधा घंटे में ही हो जाता है, आपको भी पता चल जाएगा। डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वगैरह, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की पद्धतियां, सब बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक तो बहुत कम देशों में, 26 कंट्रीज में है ना। तो ये पढ़ना है। अब देखो मैं आपको बता दूं, शासन की प्रकृति के हिसाब से दो विभाजन होते हैं। जो विद्यार्थियों सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से विभाजन होता है वो संसदात्मक अध्यक्षात्मक है, और डिवीजन ऑफ पावर के हिसाब से विभाजन होता है वो एकात्मक संघात्मक है। ये जब चीजें पढ़ोगे, यूके पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी डेमोक्रेसी क्या होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक क्या होती है। यूएस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है, संघात्मक क्या है। स्विट्जरलैंड पढ़ लोगे संघात्मक में चेंज कैसे हैं। फ्रांस पढ़ लोगे तो एकात्मक और अर्ध संस्थात्मक कैसे हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक कैसे हैं। जापान पढ़ लोगे तो संस्थात्मक कैसे हैं। ये हर एक देश को आपको पढ़ोगे तो ये नेचर समझ में आ जाता है, इस प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। मगर जब ये पढ़ोगे तो ये चीजें आपको पहले से ही पढ़नी पड़ेगी, इसमें कोई शक है नहीं। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार की प्रकृति कैसी है, लोकतंत्र है तो लोगों का शासन है, और यदि वो डिक्टेटर है तो डिक्टेटरशिप। ऐसे डिक्टेटरशिप पर कोई ज्यादा सवाल आते नहीं। पूरे इस टॉपिक से सवाल यहां से बनते हैं, और विद्यार्थियों अच्छी बात यह है कि हर एक से एक एक दो दो सवाल बनेंगे। यहां से 5 सवाल ये बनेंगे और 2 सवाल ये बनेंगे, 7 सवाल। 7 सवाल ये और एक आध एक्स्ट्रा हो गया, 7 से 8 सवाल ऐसे बनते हैं। और कई बार ऐसे में यदि इस टॉपिक पर ज्यादा जोर देते हैं तो 10 सवाल तक बनने की संभावना रहती है कंपैरेटिव इस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, और हर एक से सवाल, इसका मतलब कुछ थे, जैसे यूके से 2 हो सकते हैं, यूएस से 2 हो सकते हैं, क्योंकि 2 होने हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप। यहां से एक एक दो दो सवाल, पिछली बार 2 थे, इस बार हो सकता है एक एक सवाल अच्छे से हो जाए। तो लगभग 10 सवाल मेरा ये लगता है, मुझे जैसा है मुझे ठीक लगता है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और पूछने चाहिए। नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजें आपको, अमेरिका पढ़ोगे और ब्रिटेन पढ़ोगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि ये रियलिटी क्या है और कैसे काम करती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने से ये नहीं है, आपको ये अपने, मैं कह रहा हूं सिलेबस पढ़ा कैसे जाता है। आपको ये बातें सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ अब हमें शुरुआत कहां से करनी है और हमें पढ़ना कैसे। बहुत जरूरी चीजें हैं ये, और बढ़िया तरीके से, जितना बढ़िया तरीके। एक बार यदि जापान का संविधान पढ़ लिया, सवाल बार क्या आएगा, एक भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी नहीं आएगा, आने की कोई संभावना नहीं इसमें। हाँ, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, ये जो प्रैक्टिकल है इसमें तो भाई देखो, कोई पूछ ले, किसी प्रेशर ग्रुप का नाम पूछ ले, वो स्थापित कब हुआ, तो गलत हो जाएगा। क्यों, कौन पढ़ाएगा, ये पढ़ाएंगे याद थोड़ी, भारत वाले याद नहीं रहेंगे अपने को। तो ये अमेरिका में कौन सा प्रेशर ग्रुप कब बना, ये तो याद रहेगा नहीं। ठीक है ना। तो कुछ चीजें हो सकता है, मगर इसमें अपन अच्छी मेहनत करते हैं तो 6-7 सवाल ठीक करने की स्थिति में हम बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया विद्यार्थियों अपना बढ़िया बढ़िया ये टॉपिक। अब एक टॉपिक और, 3 हो गए, कंपेरेटिव हो गई, कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी हो गई, थियरी हो गई और थिंकर हो गए। अब रे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। लोग कई बार कहते हैं बेयर एक्ट पढ़ लो काम चल जाएगा, मैं नहीं कहता बेयर एक्ट, मैं तो कहता हूं बेयर एक्ट एक कुंजी है, आप अपने टेबल पर रखिए हर एक चीज को वेरीफाइड करने में, क्योंकि वो लैंग्वेज का आपको पता चल जाएगा, और लैंग्वेज पता होनी चाहिए। बेयर एक्ट आपकी डिक्शनरी है, कुंजी है, वो आपके पास में रखनी होगी। दूसरी, किताब पढ़ना है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो 5 देशों के कौन से आप किताब पढ़े, तो मैं आपसे 5 देशों के लिए, जापान का तो मिलेगा नहीं उसमें, मगर बाकी BL फड़िया वगैरह इन किताब में किसी में मिल जाएगा कोई। और सुब्रतो मुखर्जी की भी एक पुरानी किताब आती है, वो भी ला सकते हैं ना। तो कोई किताब ले लीजिए, उससे मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की भी 1-2 किताबें आती है, वो भी आप देख सकते हैं यदि उनको पढ़ सकते हैं तो, है ना। तो जो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन है, उन कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। बाकी संस्थात्मक अध्यक्षात्मक तो आपको इसमें बाकी जगह मिल जाती है। इसे ब्रिटेन वगैरह पढ़ोगे तो आपको नेचर समझ में आ जाता, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको विद्यार्थियों असेंबली से शुरू करना है, पूर्व हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में है आपके 1935 का एक्ट वगैरह, तो पूर्व हिस्ट्री पढ़ते हुए आना है। और इसके बाद में असेंबली के बाद में इसकी फिलॉसफी का मतलब हुआ प्रीएम्बल है वगैरह है, और हमारा डीपीएसपी है उसकी बात है। इसका भाग 1 पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है, भाग 3 पढ़ना है, भाग 4 पढ़ना है, और 4 तक। 4 नागरिकता वाला थोड़ा सा देख लेना। बाकी देखो आपको नागरिकता पढ़ना है, अधिकार पढ़ने हैं, और अधिकार के बाद में आपको जाना है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। तीनों गवर्नमेंट पढ़नी है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल एंड अर्बन दोनों, अर्बन है वहां अर्बन, लोकल है वहां लोकल। यूनियन गवर्नमेंट में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यानी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद में हमारे को पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट। और ये स्टेट गवर्नमेंट में इस बार एक चेंज है क्या, पहले से ही ध्यान रखा जाता था, राजस्थान की पॉलिटिक्स को पढ़ना है, स्पेशल लिख दिया गया राजस्थान की पॉलिटिक्स। और राजस्थान की पॉलिटिक्स बहुत सारे लोगों को पढ़ाना क्या समझ में नहीं आता, पढ़ाने की तो लोगों को बात ही अलग है। ऐसे मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो डाले मैंने, पहले भी डाले, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम वगैरह, तो वो डालूंगा ही। तो ये राजस्थान के संदर्भ में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। लोकल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना, आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़नी है। और इसके साथ एक चीज और जोड़ी है, इसका गवर्नेंस जो है, शासन है लोकल गवर्नमेंट, खासतौर से जो लॉ है, नरेगा वगैरह है, योजनाएं हैं, किस प्रकार से काम करती है, गतिशीलता जो है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से इस लोकल अर्बन गवर्नमेंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ स्टेट और यूनियन के बीच में रिलेशन, जो आपके सिलेबस में सेंटर एंड स्टेट रिलेशन लिखा है, वो स्टेट यूनियन समझना है आपको, या सेंट्रल समझ लीजिए, केंद्र और राज्य संबंध है ना, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से, जीएसटी वगैरह वगैरह, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया पॉलिटिक्स। सबसे पहले पॉलिटिक्स में पढ़ना राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण का मतलब है इतिहास, अतीत से ये देखना है कि किस प्रकार से देश में स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के साथ में देश का एकीकरण हुआ, और उस एकता के बाद में कौन कौन से बाधक तत्व पनप गए। भाषा है, आपको पता है, अलगाववादी स्थितियां हैं, क्षेत्रीयतावाद है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हमारे देश के अंदर, जातिवाद है। तो ये चीजों पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, नोट्स भी मैंने हैंड रिटन अपने दिए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। दूसरा, राजनीतिक दल पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़नी है, और इसके साथ में प्रेशर ग्रुप्स भी पढ़ने हैं, कौन कौन से और किस प्रकार से काम करते हैं, ये पढ़ना है। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन पढ़ना है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, है ना। अभी तक इसकी क्लासेज होनी है, इसकी क्लासेज ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को पूरे भारत के बहुत अच्छी तरीके से, हाँ जरूर मैंने क्षेत्र इसमें राष्ट्र निर्माण में बातें की है, कौन कौन से आंदोलन चले, मगर वो सोशल रिफॉर्म को लेकर जो आंदोलन चले उनकी बातें नहीं हुई है, वो अपन आगे करेंगे तब करेंगे। मतदान प्रक्रिया को भी समझाना है, जिसमें दोनों एक्ट पढ़ाने हैं, पीआरए 1951 एंड 52, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पढ़ना पड़ेगा, 51 पढ़ना पड़ेगा, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 52, ये सब तक जाना पड़ेगा। और इसके प्रक्रिया के साथ में खास तौर से लोकसभा के चुनाव जो है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे को ध्यान में रखना है। इसके साथ इसमें लिंग, जाति, वर्ग, दल व्यवस्था में परिवर्तन, मिलीजुली सरकारें, उसके बाद में ये जो ग्रुप्स बने, अलायंस गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, एनडीए, यूपीए, ये अलायंस कहलाते हैं ना। तो ये अलायंस के बाद क्षेत्रीय मुद्दे कौन कौन से ऐसे हैं जो छाए रहते हैं कई प्रकार से, वोट की राजनीति, चुनाव सुधार, ये मतलब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो हैं और जो घटनाक्रम है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब जाकर आपकी इंडियन पॉलिटी पढ़ना जरूरी। इसको पॉलिटी बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिस्टम चलता है। यहां आपको लॉ भी पढ़ने पड़ेंगे, और लॉ के साथ में पूरा का पूरा सेट स्टार्ट से पहले चुनाव से लगाकर किस प्रकार से लॉ बने, कौन कौन से लॉ मैंने डाल रखे हैं, उसके नोट्स भी डाल रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, वीडियो ओपन है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दोनों डाल रखे हैं। तो
इसको बहुत अच्छे, हाँ उसमें कुछ चुनाव सुधार की बात मैंने अभी एक वीडियो बनाना है इसमें लास्ट में, जो ऐप है इलेक्शन कमीशन के, वो मैं सोच रहा हूं उसके बाद अभी अपडेट हो जाए, कुछ चीजें चलती रहे, अपडेट होती रहे, उसको बनाऊंगा। बाकी एकदम क्लियर है ये पूरे टॉपिक, केवल सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन बाकी है, ये मैं पढ़ाऊंगा। और एक क्या है कि हमारे यहाँ के प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उसकी बात है, वो क्लास होनी है। बाकी पूरी क्लासेज इसमें डाल रखी है और इसमें पूरी की पूरी क्लासेज डाल रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं। एक एक चीज को मैंने जितनी कोशिश की बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया। ठीक है विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा आपका पेपर है, ये 35 से 40 सवाल ले पड़ती है, लगभग कम से कम 35 सवाल आते हैं और मैक्सिमम 40 भी हो जाते हैं और कई बार तो ज्यादा भी चले जाते हैं। और इसको ही कई लोग तो इसको राजनीति समझते हैं, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कई गैले जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता ही नहीं है, और क्या कहते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किताब से पढ़ लेना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कोई मजाक है। और केसेज वगैरह समझाना बहुत जरूरी है, यहां तो भाई आप नहीं समझा ये सवाल डूब जाएंगे, ले डूबेंगे आपको। नोट्स पढ़ लो मेरे, चल जाएगा, नोट्सों से नहीं चलता, ये पढ़ना। और मैंने इसमें लगभग 120 क्लास डाली, ये पूरी पॉलिटिक्स के 120 क्लास डाल रखी। आपको उसमें पढ़ने में रोज के 2-2 वीडियो देखोगे तो भी 1.5 से 2 महीने लगते हैं, 1.5 से 2 महीने पहले आप नहीं देख सकते। और ये पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना चलेगा नहीं, क्योंकि यहां कुछ चीजें हैं, हाँ थ्योरी आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट उसका अपना वेटेज है, उसका अपना मतलब है, उनका अपना एक लेवल है, उसको देखना ही देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पहले नहीं था ज्यादा, मगर इस बार बहुत कर दिया गया और सिलेबस में चेंज भी किया, वो किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को विद्यार्थियों हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे इसकी थियरी, न्यू थियरी है एकदम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नया ही सब्जेक्ट है, जेएनयू से स्टार्ट हुआ, आपको पता है अच्छी तरीके से, कोई पुराना सब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा इसमें अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा पढ़ेंगे हम विद्यार्थियों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राजनीति, और उसके साथ एक और जोड़ लेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये ऐसे बांटना है, ये मैं इसलिए बंटवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि पहले क्या पढ़ना है। इसमें एक तो पढ़ना है आदर्शवाद या उदारवाद, लिखा है उन्होंने, मैं उदारवाद ही लिखूं, क्यों लिखूं आदर्शवाद, उदारवाद। एक लिखना है इसमें यथार्थवाद, रचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, मैंने आपसे कहा उत्तर संरचनावाद के साथ उपनिवेशवाद, ये आपको बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से ये करना पड़ेगा। आप संस्थावाद, संस्थावाद मैंने एक वीडियो डाल रखा है इंटरनेशनल में, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। पर्यावरणवाद, कौन सी क्लास पर, ये टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। एक और है रचनावाद, हो गया ना, हो गया, संरचनावाद, संस्थावाद भी है और रचनावाद भी है, और ये टॉपिक है। बहुत अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूं आपको, इसमें से सवाल 2-3 सवाल बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। और यदि इस किताब में, आज के युग में कोई किताब लाकर पढ़ना चाहते हो तो एक किताब है पीयू घोष की, हिंदी में मिल जाती है, बढ़िया किताब है, लाकर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और अभी जो क्लासेज आएगी उसमें नोट्स भी आएंगे और न्यू मेरे वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे में ये टोटल टॉपिक जो है, ये इसके बाद के टॉपिक मैं पूरे नए पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको नए पढ़ाए बिना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। वो मेरे 1.5 साल पुरानी है क्लासेज, उसमें डाल रखी है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, क्योंकि वहां तक मैं नया करता अभी चल रहा है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि हर बार कोई टॉपिक लाया वो डिलीट कर दूं या नया कोर्स बनाता हूं, नहीं, उसी में ही मैं मेरी क्लासें डालता हूं, क्योंकि मुझे ही हैंडल करना होता है, चलाना मुझे होता है। तो मैं कोई ऐसा थोड़ी उसमें से ही कैसा अभी है एक नया कोर्स, क्योंकि उनका तो वो धंधा होता है, वो लोग तो क्या करते हैं, ये डिलीट करो, नया कोर्स आ गया, नया कोर्स, लोगों को इससे ठगने का मौका। अरे ये तो पुराना है, हम नया पढ़ा रहे हैं, समकालीन पढ़ा रहे हैं। समकालीन क्या होता है भाई? इस नाटक में तो लोग, बच्चे जो है ना, वो सॉफ्ट माइंड के होते और वो ठग लिए, वो तो हाँ यार ये बात तो सही है, प्लेटो, ये तो प्लेटो 1 साल पहले का पढ़ाया होगा, ये प्लेटो तो एकदम नया। अरे प्लेटो 1 साल पहले नहीं है, प्लेटो आज से कितने साल पहले हो गए,
427 ईसा पूर्व में हुआ। 1 साल क्या पहले पढ़ाया पढ़ाने में पहले, और जो अभी भाई पिछली बार उसके सवाल नहीं आए, अब की बार भी नहीं आएंगे 100%, क्योंकि अब की बार वो वही सवाल जोड़ रहे हैं जो पिछली बार आया। नया तो क्या कर पाएंगे वो, उससे ज्यादा कुछ नया उनकी है ही नहीं, औकात नहीं है, लेवल ही नहीं है, वो क्या नया कर पाएंगे। और कर लेंगे तो पिछले 4 साल हो गए कंटिन्यू, कोई एक बार थोड़ा ही हुआ है कोई ये हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये कोई सबको पता है, बस बोलने वाले कम है, सच बोलने वाले विद्यार्थी कम होते हैं। वो क्या है कि अपने देखते हैं, अपने नाटक करो, लोग चल रहे हैं इसके साथ, कई उनके एजेंट भी होते हैं, कई उनको खाते, सीधी सी बात है, मर्ची बड़ा कचौरी खनाते हैं, तो उनके साथ रहना जय बोलो, उसमें हमें कोई फर्क नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन में मैं बताऊं, एक तो यूएनओ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप कम से कम ध्यान, यूएनओ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई जैसे जो गतिशीलता है, चेंजेज है, कोई प्रोग्राम चेंज हुआ है, वो बात अलग है। ईयू पढ़ना है, G7 पढ़ना है, G20 पढ़ना है, ब्रिक्स पढ़ना है, ये ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रिक्स, WTO मैंने पढ़ा लिया है, कल ही मेरी क्लास WTO की हुई है, और वर्ल्ड बैंक IBRD या वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिख देता हूं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये ग्रुप है 5 समूहों का। ये बहुत अच्छी तरीके से पांचों के पांचों समूह, आपको अच्छी तरीके से इन समूहों को देखना है, बढ़िया तरीके से इन पांचों समूह ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लोगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा। अब दूसरा, पॉलिटिक्स के अंदर आपको पढ़ना है कोल्ड वार। अब देखो, मैं आपको पढ़ाने का एक तरीका समझा देता हूं, बहुत, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्रेटन वुड सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये उदारवादी आर्थिक व्यवस्था है और ये पॉलिटिकल व्यवस्था है। तो कोल्ड वार, इस कोल्ड वार से साथ इन्होंने ये भी लिखा है, ब्रेटन वुड सिस्टम भी लिखा है। ब्रेटन वुड पढ़ोगे तो आपको ये वर्ल्ड बैंक, WTO ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट ब्रेटन वुड से करो, ब्रेटन वुड से करोगे तो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, गेट है, G20 है, ये ब्रिक्स है, ये अपना आप न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, अपना आप चलता रहेगा। अंगटॉड है, ये तो आपको अपने आप धीरे धीरे, ये एक गतिशीलता है, गतिशीलता को ध्यान में रखना। इसके साथ विद्यार्थियों, जब आप WTO पढ़ोगे तो पर्यावरण मुद्दे वगैरह कैसे रहे, तो पर्यावरण मुद्दे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खासतौर से विकसित और विकासशील देशों के बीच का महत्वपूर्ण मुद्दा है। आतंकवाद के निवारण को लेकर कौन कौन से तरीके, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं दुनिया देशों के द्वारा, ये परमाणु प्रतिबंध के लिए खासतौर से जो संधियां हुई, भले PTBT, NPT, CTBT जो भी, उनको लेकर, और ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब ब्रेटन वुड सिस्टम का जो आप क्या कहते हैं उसको, वॉशिंगटन सहमति के बाद की स्थिति जो है उसको हम वैश्वीकरण के रूप में देखते हैं। ये वैश्वीकरण, यह है पॉलिटिक्स, यह ऑर्गेनाइजेशन और यह थियरी। और उसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नेहरू पढ़ोगे तो नेहरू इस नीति का निर्माता कहलाता है, इसलिए नेहरू के बाद में ये तो पता चल जाएगा कि फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है, जो विशेषताएं, प्रिंसिपल्स, वो आपको पंचशील के बाद में ये देखना है। यूएस के साथ में और चाइना के साथ में और रसिया के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं, और इसके साथ हमारे पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते हैं, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरा नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका है, यह आपके सिलेबस में है। दूसरी बात, UN के अंदर हमारा क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में हमारा क्या है, और हमारे देश के खासतौर से इस बार नया जोड़ा गया सिक्योरिटी इश्यूज जो है, मुद्दे, उनको इसमें शामिल कर दिया गया है। यानी फॉरेन पॉलिसी आप ये समझ लीजिए, अमेरिका, चाइना, रसिया के साथ में पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध और हमारी विदेश नीति की जो गतिशीलता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये पूरा करंट रहता है, ये करंट को ही बेस्ड रहेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन भी करंट से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं, इसमें करंट से रिलेटेड। ये ब्रेटन वुड सिस्टम, IMF, वर्ल्ड बैंक, या देखो ब्रेटन वुड सिस्टम होता ही IMF भी हो गया, वर्ल्ड बैंक भी हो गया, WTO, गेट भी हो गया। गेट समझौते के बाद जो ITO बनना था वो नहीं बना, गेट बना, और गेट पढ़ोगे तो WTO अपना आप पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें इसके अंदर आ गई, और इस पूरे के पूरे सिस्टम से लगभग विद्यार्थियों, मेरा मानना है
20 से 25 सवाल आने चाहिए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी से 3-4-5 सवाल और 1-2-3 सवाल यहां, और बाकी यहां से 7-8 सवाल उठ सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब पिछली बार 30 आ गए, भाई इसमें कोई गारंटी तो है नहीं कि भाई कितने आ जाएंगे, मगर मेरा ये मानना है पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा सवाल आ गए, 32-33 सवाल आ गए, मगर इस बार इतना वेटेज इसका है नहीं। इतना वेटेज आप दें, इतना कुछ है नहीं। बस एक बात ध्यान रखिए, यदि आप किताब लेते हैं तो किताब के साथ खुद के नोट्स बनाओगे, वो काम के हैं, किसी दूसरे के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई काम नहीं आएंगे, कभी रिजल्ट नहीं दे पाओगे। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, 6 महीने कम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। दूसरी बात, यदि क्लासेज देखते हो तो उस क्लासेज में जैसे मुझे देख रहे हो तो मेरे नोट्स यूज कर लो और उसके साथ अपडेट कर लो बढ़िया तरीके से, और वही काम आएंगे आपको, और कोई काम नहीं आएंगे। नोट्स जीवी मत बनो। बहुत सारे लोग हैं 4-5-6 नोट्स लाके डाल देते हैं टेबल पर और रखते हैं, फिर इधर उधर घुमाते रहते हैं, इधर की बात इधर, इधर की बात उधर। दूसरा, नोट्स वो होने चाहिए जो पढ़ाया गया है, वो नोट्स में होना चाहिए, ना कि नोट्स में कुछ है पढ़ाया हुआ कुछ है, कोई काम नहीं आएंगे। नोट्स भी एक दुकानदारी है, बेचने का तरीका है, व्यापार है। कई लोग नोट्स ही बेच रहे हैं, मेरे नोट्स ले लो काम चल जाएगा। जैसे देखो ये खुदा है, किताब लिखे ना, नोट्स क्यों लिख रहा है? क्योंकि नोट्स में क्या है, कॉपीराइट है नहीं, इधर से उधर डालो और वायरल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, टेस्ट सीरीज के लफड़ों में फंसने की जरूरत नहीं है। जिससे पढ़ रहे हैं ढंग से, उसकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, तो वो क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। टेस्ट सीरीज से कोई सीधे सवाल आएंगे ऐसा कुछ नहीं। यदि आपको सवाल अभ्यास करना है पुराने यूजीसी नेट के पेपर और यूजीसी नेट के साथ आरपीएससी जैसे, एमपीएससी हिमाचल प्रदेश जो है या यूपी है, एमपी है, इनके पेपर हैं, वो पेपर सॉल्व करो। अरे किसी के टेस्ट सीरीज देके जाके एक पेपर के 100 रुपए तो देते हो। इससे अच्छा है कि ऑनलाइन एमपी साइट पर जाकर आप पेपर निकाल के पेपर सॉल्व करो, उसकी की साथ में निकल जाएगी, और बहुत बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक को करो, उन्हें लेवल के बनाए। ये कुछ लोग तो टेस्ट सीरीज टेस्ट यूं चला रहे हैं, और ज्यादा ही आपको है, चैट जीपीटी में जाकर आप कहो कि प्लेटो के 100 सवाल दो, वो 100 सवाल प्लेटो को दे देगा, उसको सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम है? भाई मैं कह रहा हूं अभ्यास ही तो करना है, अभ्यास ही तो करना है, वहां करिए ना। इन चक्कर में क्यों घुसते हो? इन लोगों को क्यों बेमतलब का आप ऐसे ही? तो बहुत बढ़िया तरीके से इन चीज को ध्यान रखो। दूसरा, मैं आपको बता दूं सर, पॉलिटिकल पॉइंट जो ऐप है, ये मैं सीधी बात करता हूं, नोट्स देता हूं, नोट्स कोई अलग से नहीं, आपको प्रिंट खुद देने हैं, ओपन है, देख सकते हैं, मैंने ओपन नोट्स रखे। दूसरी बात, मेरी क्लास है 40 से प्लस 50 ओपन है, हर एक में, हर एक का मतलब इंडियन में भी खुली मिल जाएगी, वेस्टर्न में भी मिल जाएगी। आप ऐप पर जाओगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऐप लिख दीजिए, वहां से जाकर आप कर लीजिए। और यदि आपके पास में ये आईफोन है तो आप सीधी सी बात है, वहां जाकर क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दो EQAWV, आपको मेरा ऐप खुल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल पॉइंट, और पॉलिटिकल पॉइंट पर जाकर आप क्लासेज आराम से देखें। 10, 15, 20 क्लास देखने के बाद डिसाइड करिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लगता है कि नहीं पढ़ना है, डिलीट करिए, अगला पकड़ लीजिए। दूसरा, मैं किताबें आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करंट के साथ पढ़ना है। और मैं आपसे कहूंगा, बाकी जगह कहता नहीं हूं, यहां क्लियर कर दूं कि कोई ये जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, सम्मेलन वगैरह, इसको देखना है तो पत्रिका आती है मार्केट के अंदर, या तो क्रॉनिकल ले लीजिए एक कोई भी, या फिर दृष्टि जैसी एक पत्रिका एक साथ ले लीजिए, स्पेसिमेन आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो ले लीजिए। बाकी ज्यादा कचरे में फंसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा मैटर पड़ा है, पढ़ नहीं पाते हैं, ना याद रहता है, उन चीजों को ध्यान रखिए। और जो हाल ही में सम्मेलन हुए हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर मुझे बताइए हम इतने टॉपिक को कैसे कर पाते हैं, तो मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बता दूं। जो थिंकर है, इस थिंकर के अंदर विद्यार्थियों, आप इंडियन थिंकर में देखेंगे हमारे, तो इंडियन थिंकर में आपको मेरे 38 वीडियो है लगभग, हाँ इतने होंगे या कम, थोड़े बहुत, 38 क्या 27-28 वीडियो ही है। इस वीडियो में आपका काम हो जाता है।
एक बाकी है, वो आ जाएगा विवेकानंद, 28 वीडियो है। वेस्टर्न थिंकर के अंदर मैंने जो क्लासेज डाल रखी है उसमें 42 क्लासेज डाल रखी है, और उसमें आप चाहें तो कुछ मेरे एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, जैसे बेंथम डाल रखा है, ह्यूम, मॉन्टेस्क्यू, बर्क डाल रखा है, होली एम्पायर डाल रखा है। ये मैंने जानबूझकर डाला है, वो पढ़ना है, आपको पढ़ना है, भले सिलेबस में नहीं है मगर वो आपको देखना पड़ेगा। ये 42 क्लासेज, और ये आप देखना चाहें रोज की 2 क्लासेज देखोगे, 1 महीने में आप दोनों थिंकर बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अवधारणाएं आपको देखनी है। अवधारणा और थ्योरी की बात मैं करूं आपसे, सिद्धांत की बात करूं, हाँ इसमें 5-7 क्लास नहीं आएगी, बेशक आएगी, उसमें कोई शक नहीं, मगर ये लगभग दोनों मिलाकर आप देखेंगे सिद्धांत और अवधारणा तो 36 + 30 वीडियो है, और ये दोनों वीडियो भी आप 1 महीने से आराम से देख सकते हैं। ये भाई आप तो तैयारी करना है तो फिर दिल लगा के ही लगना पड़ेगा, रोज को 5-6 घंटे तो आपको टेबल वर्क करना ही करना पड़ेगा, इससे तो कम आप क्या करोगे। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है, जिसमें ये संविधान है, इस संविधान के पूरे मैं पढ़ा चुका हूं, अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 46 वीडियो है, इसमें आधुनिक सिद्धांत भी डाले हुए हैं ना, आप 46 में कम है, ये तो लगभग 35 एक वीडियो है, वो तो है 5 कॉन्स्टिट्यूशन के, और बाकी जो हैं वो उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, ये मैंने इसमें डाल रखे, इस फोल्डर में डाल रखे हैं, तुलनात्मक राजनीति के, तो यहाँ 46 है। और 46 वीडियो देखने में जो टाइम लगता है वो 20 दिन के आसपास, रोज के 2 वीडियो देखोगे तो 20-22 दिन लगेंगे, और कभी 3 भी देख लेना, कभी कुछ छोटे वीडियो है, घंटे 2 घंटे के ही हैं, कई 1.5 घंटे का है, कई 1.25 घंटे का है, कई 3 घंटे के हैं, तो वो तो अपना टाइम जैसे आपको पता है टॉपिक होगा वैसी क्लास वैसे चला। इंडियन पॉलिटी जो है ये बढ़े है, इंडियन पॉलिटी में मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं जरूरी है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी आप कहां से पढ़ोगे, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, बहुत है, इससे ज्यादा यदि कोई एक टॉपिक खोल के पढ़ लेना, उससे ज्यादा कहीं और पढ़ाया हुआ है तो मुझे मैसेज कर लेना, साहब इससे आपसे ज्यादा पढ़ाया हुआ वो ले लेना, यहां छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं बहुत क्लियर कह रहा हूं, 120 वीडियो है, 2 से 2.5 महीने लगेंगे इसको देखने, 2 महीने लगेंगे, और कोई लड़का अच्छी मेहनत करेगा 40 दिन में ही देख लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 वीडियो देख लीजिए डेली का, कोई प्रॉब्लम। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर विद्यार्थियों टोटल वीडियो जो आने हैं वो अभी 7 क्लास आई है, 6 या 7 क्लास नहीं अभी डाली है, बाकी क्लासेज अभी आनी है। तो मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर लगभग 50 के आसपास वीडियो आएंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूरी हो जाएगी। इसमें सब में नोट्स डाल रखे हैं, कुछ में नोट्स टॉपिक के आ रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल में कुछ टॉपिक के डाल रखे हैं, कुछ के आने हैं, तो वो आए तब देख लेना, और साथ में रखकर पढ़ना है। ध्यान रखिए, नोट्स सामने रखिए, क्योंकि मैं वो जो लिखा रहा हूं वो नोट्स में लिखा हुआ है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वैसे के वैसे नोट्स बने हुए, ऐसा नहीं है कि नोट्स में कुछ अलग है, पढ़ा है कुछ और है, वो तो काम की चीज ही नहीं। दूसरा, देखो पढ़ने में ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान रखें, आप समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है और ऐसे ही कोई लाइनें लिखी हुई है, पेपर लगा रखा है और पढ़ रहा है लाइन टू लाइन, और आपको समझा रहा है, क्या समझा रहा है, कोई पत्रवार थोड़ी कर रहा है, कोई मतलब तो है नहीं। तो वाचन करने वाला काम हो तो दूर रहिए, और लगता है आपको ठीक तो भले आप जुड़िए, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ ध्यान रखो, नोट्स वही पढ़ो जो पढ़ रहे हो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वही नोट्स हैं, तो काम के, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, किताब पढ़ सकते हैं, बेशक आपको मैंने किताबें बताई है, आप उस किताबों को ले आइए, उस किताबों को पढ़िए, ज्यादा किताबें देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, फिर वीडियो देखने के मतलब नहीं, क्यों देखो। और आपको लगता है कि नहीं मुझे वहां से समझ में नहीं आएगा, हम यहां से पढ़ लेंगे, तो किताबों की जरूरत नहीं है, ये पढ़िए। या तो क्लासेज, मेरी क्लास की मैं बात कर रहा हूं, या तो क्लासेज देख लीजिए या वीडियो, किताबें देख लीजिए। किताबें पढ़ते हैं तो क्लासें नहीं देखनी है, और क्लासें देखते हैं तो कोई किताब लाने की जरूरत नहीं, बस केवल मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे नोट्स है, टेबल पर इतना ही होना चाहिए, इसके ज्यादा मैटर कोई मतलब नहीं है, दिमाग खराब करेगा। और यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो पुराने यूजीसी नेट के पेपर, यूपीएससी के पेपर, यूपीपीएससी के पेपर, एमपीपीएससी के पेपर, राजस्थान के पेपर, राजस्थान वाले पेपर जरूर पढ़ना, बहुत अच्छे पेपर है, बहुत अच्छे पेपर है, और हर एक सवाल को बहुत अच्छे डिस्कस करके पढ़िए, टेबल पर बैठकर हर एक चीज को देखिए, इसका उत्तर यह है,
यदि कोई चीज आपको लगती है इसका उत्तर क्या है, गड़बड़ है, तो आप पूछिए अपने टीचर से कि सर इसका उत्तर क्या होगा, ऐसा क्यों लिखा, इसका उत्तर ये कैसे हुआ, ये पूछ सकते हैं। मेरी ख्याल से किसी प्रकार की कोई आपको शंका है, कुछ लगता है, तो आप कमेंट कर लीजिए और पूछ सकते हैं मेरे से, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यदि आप इसके साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बढ़िया तरीका है, वहां से जुड़ जाइए। वहां पर आपको हर चीज जो है, जितनी मेरे नोट्स वगैरह हैं मैं उस पर डालता हूं, तो उस पर आप आराम से जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉलिटिकल पॉइंट बाई प्रोफेसर पूनिया नाम से हैं, वहां जुड़ सकते हैं। इसके साथ यूट्यूब चैनल मेरा है, ये इसको आप, इस पे जो भी क्लासेज आएगी आपका सीधी सी बात है नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, आपके पास यदि सब्सक्राइब किया हुआ तो वहां से मिल जाएगा। आपको अच्छा लगता है तो और भी स्टूडेंट को सजेस्ट करिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो भी स्टूडेंट को कहिए कि ये ठीक नहीं है। समझ में आ रही बात? कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप करिए और ईमानदार रहिए। मैं ये मानता हूं कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी अपने प्रति, मैं ये नहीं कह रहा हूं एग्जाम में ईमानदार रहने के लिए, मैं कह रहा हूं अपने प्रति ईमानदार रहिए कि आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए कौन सा बढ़िया है। सही समझ में आ रहा है तो सही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, भाई मुझे तो आ नहीं रहा है, तुम तेरे देख ले, ठीक बात है ना, इसमें कौन सा शक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए और ईमानदारी से अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। पढ़ते हैं तब तक ईमानदारी से पढ़ते रहिए और ये सोचकर पढ़िए कि एग्जाम मई में होगा। यदि इलेक्शन के कारण कुछ होता है और आगे जाता है तो वो हमारा लक है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू विद्यार्थियों।